चलिए, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। नहीं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग बताए थे आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। बताया गया था ना? नहीं तो कुछ लोग बताएंगे। बोलिए सर। कैसे काम चलेगा सर, नहीं याद करके आइएगा तो? सही है। नहीं, हम लोग को यही बताया गया था। बैठिए, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है। देखा जाए तो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन साइड के तरफ एक मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए। नहीं, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी प्रेशर क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बताया गया था। इसी में हम लोग पढ़ाए थे आपको रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, बोलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स वाला डेफिनेशन नहीं याद हो पाया है? अच्छा, तो आप बता दीजिए, हम लोग कल पढ़ाए थे और आए? हाँ, वन टॉप लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ये था, और भी कुछ था? बोलिए। पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। और क्या लिखवाए थे? पाई इज इक्वल्स टू एन वी आर टी। एन बाई वी आर टी, हाँ। ठीक है, बैठिए। चलिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस कोई और बता देंगे? बोलिए सर। रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? हैं? नहीं याद है सर? बैठिए। चलिए सर, बोलिए रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, सही है। ध्यान रखना है, जब कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, नहीं, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो आपका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है, ठीक है? बोलिए सर, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज बताया गया था? रिवर्स ऑस्मोसिस का कोई यूज बताया गया था? हैं? सी वाटर को फिल्टर करने के लिए, हाँ, सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है। बैठिए। एक ये हम लोग को बताया गया था, तो यही सब हम लोग पढ़ाए थे आपको पिछले क्लास में। नहीं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया गया था। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक हम लोग बताए थे ड्यू टू द हाइट ऑफ लिक्विड। नहीं, तो उसका डेफिनेशन बताएंगे सर हमको? बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग एक डेफिनेशन और बताए थे। नहीं, एक तो लोग बता दिए कि द मिनिमम एक्सेस प्रेशर applied towards concentrated solution site to stop the process of osmosis is called as osmotic pressure। एक और हम बताए थे हाइट ऑफ लिक्विड का डेफिनेशन, वो बताइए तो। उसके आधार पर भी कुछ बताया गया था। कैसे काम चलेगा, कहिए याद कीजिएगा कि जब एग्जाम आएगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। आप बुक पलट के देखिएगा, हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। बैठिए। बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और डेफिनेशन बताए थे। बोलो। सही है, बैठिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नहीं, ऑन concentrated solution side
टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत दिक्कत है, नहीं याद कीजिएगा ना, ये बाद में लोड होता जाएगा। अब तो चैप्टर ये खत्म होने वाला है। चलिए अगला टॉपिक इसमें हम लोग का आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नाम से ही इसका लग रहा है डेफिनेशन। जैसे आप सिंपली पढ़ते हो ना आइसोटोप्स, आइसोबार, याद है? तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। नहीं तो आइसोटोन का मतलब होता है कि यदि दो सॉल्यूशन आपको दिए रहें और उन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, दो सॉल्यूशन आपको दिए रहें और अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो हम कहते हैं क्या कि वो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। क्या है वो लोग? आइसोटोन्स हैं। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ठीक है? यानी आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉरी देखा जाए, आपको दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1 और ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 2। इसका ऑस्मोटिक टेम्परेचर T है और इसका भी टेम्परेचर T है। ध्यान रखना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम होता है। नहीं, अब ये बोल रहा है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। इन दोनों को आइसोटोनिक कब कहेंगे? जब पाई 1 बराबर क्या हो जाए? पाई 2। बस यही है, तो वही तो लिखा हुआ है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिक्कत है? चलिए, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक क्या होगा? पाई 1 बराबर पाई 2। नहीं, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, पाई 1 का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ चुके हो कल के क्लास में। नहीं, हम लोग पढ़ाए थे C1R T1, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लिए? C1R और T1। इसका क्या होगा? C2R T2। पढ़ चुके हैं कल फॉर्मूला हम लोग। नहीं, अब यहाँ पर बताया गया कि अगर ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो T1 और T2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वही लिखा हुआ है, बट T1 बराबर T2, क्योंकि डेफिनेशन में ही है एट सेम टेम्परेचर। तो चलो, यही फॉर्मूला हो गया C1R T, ये हो गया C2R T। तो यहाँ से RT से RT कट जाएगा, कटेगा तो क्या बच जाएगा? C1 बराबर C2। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर तो बराबर होता ही है, साथ साथ इन दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होता है और दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग मोलारिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम C1 के जगह पर क्या यूज किए? मोलारिटी, यानी M1 बराबर M2। यानी फर्स्ट सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होगा, सेकेंड सॉल्यूशन का भी मोलारिटी वही होगा। नहीं तो M1 बराबर M2। अच्छा, हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला भी कल क्लास में पढ़े थे, N1/V1 बराबर में क्या लिखें? N2/V2 कह सकते हैं। नहीं, यानी मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं, अच्छा, मोल का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, गिवन वेट बटा मॉलिकुलर वेट। नहीं, तो इसको हम लिख सकते थे W1 बटा M1V1 बराबर W2 बटा M2V2। तो ये जो फॉर्मूला है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको दो सॉल्यूशन दे देगा और दोनों को बोल देगा कि आइसोटोनिक है और इस फॉर्मूला को यूज करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो कभी भी दिया रहे आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, W1 बटा M1V1 बराबर W2 बटा M2V2। नहीं, इस पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, आप इसको बनाइएगा तो अपने समझ में आ जाएगा। इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? वैसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम हो, सेम टेम्परेचर पर, यानी पाई 1 बराबर पाई 2। अब पाई 1 बराबर पाई 2 को जब हम मैनिपुलेट किए तो मैनिपुलेट करने से मिल गया C1 बराबर C2। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन है जिनमें दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है? सेम होता है। तो C1 और C2 को हम लोग मोलारिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो M1 बराबर M2 आ गया। उसी को सॉल्व किए तो नेट फॉर्मूला आ गया W1 बटा M1V1 बराबर W2 बटा M2V2। ध्यान रहेगा। चल आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट पे तुम आ जाओ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल कहाँ देखने के लिए मिलता है? नहीं तो क्या लिख रहा है, पढ़ो। 0.91% aqueous solution of NaCl is isotonic with human RBC, रेड ब्लड सेल। समझो, ये मान लो ये गोल हम बनाए, ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल है, RBC है। नहीं, इस रेड ब्लड सेल के अंदर एक सॉल्यूशन होता है
और इस सॉल्यूशन का जब हम मोलारिटी मेजर करेंगे तो वो भी आएगा लगभग 0.91। कितना आएगा? 0.91, ध्यान रखना है। और ये क्या बोल रहा है, हम एक बार कल बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, हम ये भी कहते हैं कि सी वाटर जो होता है उसका भी, अगर आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखोगे तो इसमें भी आपको वाटर और प्लस क्या होता है, सॉल्ट। नहीं, और इसका सी वाटर का जब तुम मोलारिटी चेक करोगे तो इसका मोलारिटी भी लगभग 0.91 आता है। ठीक, तो सी वाटर का भी मोलारिटी 0.91 और रेड ब्लड सेल का भी मोलारिटी 0.91। नहीं, तो दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 1 होगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 2 होगा और दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो हम कहें कि पाई 1 बराबर पाई 2 होगा। दिक्कत है? नहीं, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है, नहीं, उसका मोलारिटी और सी वाटर का जो मोलारिटी होता है वो दोनों क्या है, सेम है। तो क्या इन दोनों को हम लोग आइसोटोनिक्स कह सकते हैं? ये दोनों आइसोटोनिक कहलाएंगे। नहीं, अब कोई बोलता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है क्या, कि आरबीसी को हम लोग सी वाटर में डाल दिए, आरबीसी को क्या कर दिए, सी वाटर में डाल दिए, रेड ब्लड सेल को सी वाटर में डाल दिए, तो बताओ जो आरबीसी होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा? बताइए क्या चेंजिंग आएगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, यानी दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है। तो जब दोनों का प्रेशर सेम होगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ना ही अंदर से बाहर होगा ना ही बाहर से अंदर होगा। बस में रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कब होता है, जब प्रेशर में डिफरेंस हो। नहीं, किसी का प्रेशर कम हो किसी का प्रेशर ज्यादा हो, तभी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर होता है। नहीं, तो आरबीसी ना ही स्वेल करेगा ना ही श्रिंक करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वही बात लिखा हुआ है, 0.91% aqueous solution of NaCl is isotonic with human RBC. Hence, in this solution, RBC neither swell nor shrink. ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में आरबीसी ना ही फैलेगा ना ही सिकुड़ेगा। ठीक, एक टॉपिक हम लोग को लिखा रहता है हाइपरटोनिक। नहीं, तो हाइपरटोनिक नाम से नहीं लग रहा है, हाइपरटोनिक। नहीं, तो दो सॉल्यूशन ले लो। नहीं, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नहीं, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं, तो दो टर्म आता है, तो वही लिखा हुआ है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे, पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, इफ वन सॉल्यूशन हैव हायर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर गिवन सॉल्यूशन देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दिक्कत है? सिंपल है। वही सही, हाइपोटोनिक जस्ट उसका उल्टा कर दो। क्या लिख रहा है, इफ वन सॉल्यूशन हैव लोअर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर गिवन सॉल्यूशन देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आसान है, समझ कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, तो हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब कुछ न्यूमेरिकल है, नहीं, जिनको बना के दिखा जाए, चलिए ट्राई कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन है, बना के देखिए तो बन रहा है कि नहीं। बना के देखिए इसको, मोबाइल यूज कर सकते हैं आप कैलकुलेशन के लिए। 2.73, आंसर शायद लिखा हुआ है 207.7।
देखा जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर का अभी जस्ट हम फॉर्मूला बताए थे, नहीं उसी फॉर्मूला को लिखेंगे। देखो तो, calculate the molecular weight of substance 10 gram of is dissolved in 1 liter of solution and developed osmotic pressure of 81 mm of Hg at 27 केल्विन। यही है। चलो अब यहां से तुम ध्यान दो, तो तुमको कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस 10 ग्राम ऑफ इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बाबू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुमको कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। ये जो 10 ग्राम है ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट तुमको कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम, रख दिए। उसके बाद बोल रहा है डेवलप एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 81 mm। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 81 mm, रख दिए। 27 केल्विन लिखा हुआ है, यानी टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े थे MRT, यही फॉर्मूला था। M का मतलब मोलारिटी था, R का मतलब गैस कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर था। तो इसमें देखते क्या क्या दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 81, M मोलारिटी, चलो मोलारिटी का फॉर्मूला आप रख के देखते। पाई इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है मोल बटा वॉल्यूम RT, या इसी को रखते पाई इज इक्वल्स टू, मोल का मतलब गिवन वेट बटा मॉलिकुलर वेट W बटा MV RT। तो इसी फॉर्मूला का यूज ज्यादा आता है। अब इसमें देखते हैं पाई का वैल्यू चाहिए, तो पाई का वैल्यू 81 दिख रहा है। W यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट दिख रहा है 10, नहीं M का मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट शायद निकालना है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ सबस्टांस, तो वो निकालना है। V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो दिया हुआ है शायद 1 लीटर। R का मतलब गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम बताए थे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन कल क्लास में। टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में चाहिए, शायद दिया हुआ है 27 केल्विन, नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं, तो बस रखना था। हाँ, अब यहाँ पर केयर करना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि R का जो वैल्यू आप रखते हो यहाँ पर, तो R का वैल्यू रखते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, R का ये वैल्यू ही हमको रखना है। तो इस वैल्यू से क्या क्या ध्यान रखना है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन सॉल्व करते समय R का ये वैल्यू आप रखते हो, तो अगर ये वैल्यू रखोगे तो केयर करना है कुछ कुछ बात। प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होना चाहिए उसका यूनिट होना चाहिए ATM में, ये बता रहा है। फिर देखो इसमें लीटर लगा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो होना चाहिए उसका यूनिट होना चाहिए लीटर में, ध्यान रखना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है केल्विन, यानी अगर टेम्परेचर यूज करोगे न्यूमेरिकल में तो टेम्परेचर का यूनिट होना चाहिए केल्विन में। तो तुमको जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहा है उस पर बारीकी से ध्यान देखना। नहीं, हमको वॉल्यूम चाहिए लीटर में दिया हुआ है, नहीं दूसरा केयर करो। ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए ATM में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है MM में, तुमको इस MM को ATM में बदलना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए केल्विन में, तो वो दिया हुआ है 27 केल्विन, केल्विन में ही दिया है, तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नहीं तो अब MM को बदलेंगे पहले कौन सी में? ATM में। तो हम जानते हैं, हम लोग को पहले पढ़ाया गया है कि 760 mm बराबर होता है 1 ATM, बताया गया है। तो इसलिए हमको 81 mm दिया है ना, हाँ 81 mm, तो 81 mm जो है इसको पहले आपको बदलना पड़ेगा। तो 1/760 मल्टीप्लाइड बाई 81 ATM, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आप ये रखिएगा 81/760। अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, पाई के जगह पर क्या रखेंगे? 81/760, ये हो जाएगा आपका ATM में, बराबर W गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। चलो उसके बाद M मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो तो निकालना है, M रख दिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई R का वैल्यू ये रखेंगे 0.0821, 0.0821 ये आप रख सकते हो। फिर आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए जो कि 27 केल्विन है, तो मल्टीप्लाइड बाई आप यहाँ पे करोगे 27। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। समझ में आया? देख लो कहीं दिक्कत तो बोलो। क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, बस ध्यान देना है, फॉर्मूला याद ना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। नहीं, फॉर्मूला याद रहे,
क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको रखने आना चाहिए, तो आसानी से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके अप्रॉक्स इतना आंसर आना चाहिए। एक बार सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अप्रॉक्स 207। मोबाइलों से गुना भाग करने आना चाहिए ध्यान रखना है। बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं इसमें जिनको वो नहीं गुना भाग करने आता है, आंसर नहीं मैच करेगा। है 209 आ रहा है। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं 207 आ रहा है, आप बोल रहे हैं 209 आ रहा है, यानी जरूर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हाँ पॉइंट का बाद डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बुक में क्या करता है ना, ये 0.821 को सिर्फ 0.82 मान के बना देता है। नहीं, ये आपके आरसीएम का क्वेश्चन है, आरसीएम मुखर्जी में दिया हुआ था वही क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए तो। सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है या मिलीलीटर होता है। बनाइए बनाइए, बनना चाहिए आपसे। सभी लोगों से बनना चाहिए। आ गया। चलिए, दो तीन जनों का तो आया। सिंपल है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन of 4.48 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 286 इन 100 सीसी वाटर एट 2 एनडीए। इसमें आपको अगर देखा जाए तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक क्या होगा। ठीक है,
ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 4.48 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया हुआ है, हम यहाँ रख दिए। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 4.48 ग्राम, रख दिए। ऑफ ए सबस्टांस ऑफ मॉलिकुलर वेट, सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट वो भी आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 286, 286। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, भी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो दिया हुआ है आपको 100 सीसी, ये दिया हुआ है। नहीं तो 100 सीसी का मतलब हो गया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। ध्यान रखना है, सीसी को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट कर गया। अब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास था W/mv/RT। चलो पाई का वैल्यू निकालना है, W यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 4.48 ग्राम, चलो मल्टीप्लाइड बाई R, R का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन 298, डिवाइडेड बाई M मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 286, और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.1। इन्हीं सबको सॉल्व करते तो पाई का वैल्यू निकल जाता। सिंपल है, बस वैल्यू निकालने आना चाहिए, कहाँ कहाँ से हमको वैल्यू निकालना है, और निकाल के आपको फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, फिर भी एक के दो आदमी तीन आदमी बनाते हैं, बाकी सब लोग से बनता नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। आइसोटोनिक पे क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला हम जस्ट बताए थे, W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। नहीं, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। आइसोटोनिक के लिए फॉर्मूला हम लिखवाए थे अभी, इसी फॉर्मूला का यूज करना है, और इसी फॉर्मूला पे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों को पकड़िए, नहीं और दोनों से इंफॉर्मेशन निकालिए और डालिए, बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए। एक सॉल्यूशन को W1/M1V1 मानिए, एक सॉल्यूशन को W2/M2V2 मानिए। बोलिए। 90.2।
देखा जाए, यहाँ पर बोल रहा है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। नहीं, तो ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, यानी इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट यानी W1 का मान कितना है 10.2 मान लो, और इसका वॉल्यूम कितना है V1 1 लीटर, वो भी ले लो। ठीक है, इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक, सॉल्यूशन नंबर 2 लिखो, आइसोटोनिक विथ 2% W/V। तो 2% W/V का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन 2 के लिए इन्फॉर्मेशन दिया 2% W/V। तो इसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन है, नहीं यानी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 100/1000 कर दें, ये आ जाएगा 0.1 लीटर। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ये V2 निकल गया। अब देखो तो इसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है, यानी W2 का मान पता है कितना 2 ग्राम। चलो, तो वॉल्यूम पता है, W2 पता है। अब उसके बाद देखें तो ये 2% W/V सॉल्यूशन ऑफ किसका है ग्लूकोज। तो इसका M2 का वैल्यू, ग्लूकोज का मोलकुलर मास कितना होता है 180, तो वो भी पता है। अब हमको निकालना क्या है M1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन 1 में मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। नहीं तो फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज आपके सामने है, पुट करके निकाल नहीं सकते थे हम लोग को, बस यहाँ लगाना था W1 बट्टा M1V1 बराबर W2 बट्टा M2V2 लगाते, सबका वैल्यू पुट करते। W1 का वैल्यू 10.2 दिया हुआ है, 10.2 रखते। M1 का वैल्यू पता नहीं है, V1 का वैल्यू निकालना हुआ है तो V1 वैल्यू दिया हुआ है 1 लीटर, तो 1 रख दो बराबर W2 का वैल्यू चेक करो, W2 का वैल्यू कितना है 2 ग्राम, तो यहाँ पे 2 रखो। मॉलिकुलर वेट कितना 180 और V2 कितना 0.1। इसी को सॉल्व करना है और M1 का मान निकालना है। नहीं तो आपका आ गया है ना 90.2 आया है। बाकी लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बहुत शर्म की बात है। अगर इस टाइप का आसान आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा। देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं बनने पर बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम बता चुके हैं सॉल्यूशन जो है ना इससे आपका न्यूमेरिकल ही आता है। इस चैप्टर से आपका नियम है CBSE बोर्ड में 5 मार्क्स नहीं, और आपका जो बिहार बोर्ड होता है उसमें 5 to 6 मार्क्स। लेकिन दोनों बोर्ड का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, 5 मार्क्स में कंफर्म है कि 3 मार्क्स आपको इससे न्यूमेरिकल ही आता है। 2 मार्क्स का थ्योरी पूछेगा या कभी कभी टोटल 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही रहता है। ध्यान रखना, 2 न्यूमेरिकल दे देगा और आपको कर देगा, एक 3 नंबर का एक 2 नंबर का। तो इसलिए आपका न्यूमेरिकल अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल भारी होता भी नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए, हमको NCERT बुक थोड़ा दे दीजिए। NCERT बुक से आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए अब, क्योंकि आपका जो है सिर्फ एक ही टॉपिक इस चैप्टर में बच गया, भांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बस यही सब बच गया है। इसलिए अब क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम बनेगा। इसमें टोटल आपको 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन जाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं। नहीं, शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ आप बना भी लिए हैं उसको भी हम बोल दे रहे हैं कौन कौन सा आपसे बन जाएगा। नहीं तो सबको आप लाइन से बनाना शुरू करेंगे। 2.1 आपसे बन जाएगा, 2.2 भी बन जाएगा, 2.3 भी बन जाएगा, 2.4 भी बन जाएगा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 1 से लेकर 21 तक में टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद आ जाइए 22, ये भी बन जाएगा, 23 भी बन जाएगा, 24 भी बन जाएगा, 25 भी बन जाएगा, 26 भी, 27 नहीं बनेगा। तो अभी जो नहीं बनेगा उसको सिर्फ मार्क कीजिए, कौन सा नहीं बन रहा है उसको मार्क कीजिए, सिर्फ 27 नहीं बनेगा। चलिए, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे, अभी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हम पढ़ाएंगे आपको।
चलिए, तो 27 एक नहीं बनेगा, आगे सुनिए। 28 बन जाएगा, 29 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 31 अभी नहीं बनेगा। जो जो नहीं बनेगा उसको सिर्फ टिक कीजिए। 31 अभी नहीं बनेगा। 32 भी नहीं बनेगा। 33 भी नहीं बनेगा। 34 बन जाएगा। 35 बन जाएगा। 36 बन जाएगा। 37 नहीं बनेगा, उसको घेर देंगे। 38 बन जाएगा। 39 भी बन जाएगा। 40 और 41 नहीं बनेगा। 40 और 41 अभी नहीं बनेगा, जब तक भांटा फैक्टर नहीं बनेगा नहीं बनेगा। 40 और 41 नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। तो अभी इतना क्वेश्चन जो आपको बताया गया ये सब आपसे अब बन जाना चाहिए। नहीं, अब इसमें आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चन में जितना हम आपको बताए, जो नहीं बनाए उसको तो हम लोग बनाएंगे ही। भांटा फैक्टर पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे तो वो भी बन जाएगा। हम लोग को जो जो क्वेश्चन बताया गया कि बन जाएगा, उसमें सबसे पहले क्या कीजिए कि जो जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, नहीं थ्योरेटिकल नहीं बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल तो याद करना है, नहीं वो आप अपने बुक में भी देख के उसको टिक आउट करके याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसको प्लीज बना जाइए, ठीक है। उनको पहले आपको खोज खोज कर सारा क्वेश्चन इकट्ठा कीजिए, उनको बना जाइए लाइन से, जो फंस रहा है उसको पूछ जाइए, पहला काम। दूसरा काम है कि पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट का भी क्वेश्चन बनाएंगे, एनसीईआरटी का जो अंदर क्वेश्चन होता है उन सबको भी सबको बना जाना है, ध्यान रखना है। नहीं तो ये पूरा कंप्लीट आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ये कब तक आप लोग बना के बता दिखा रहे हैं हम लोग को, हैं? इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग बनवा भी चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बनवा भी चुके हैं हम लोग। नहीं तो ये सभी क्वेश्चन आपको बना के लाना है। ध्यान सुनिए, मेरा क्लास जो है अभी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ये बंद रहेगा, क्योंकि मेरा एग्जाम है। नहीं, बीएड का मेरा प्रैक्टिकल वाला एग्जाम है, लास्ट ईयर है तो प्रैक्टिकल वाला एग्जाम है, तो वो 3 दिन मेरा प्रैक्टिकल चलेगा, तो वो 3 दिन मेरा क्लास बंद रहेगा, ठीक है। इस 3 दिन में आप ये सब न्यूमेरिकल बना जाएंगे, पहला होमवर्क है। हाँ 4 दिन, संडे लेके 4 दिन हो जाएगा, क्योंकि संडे को हम लौटेंगे। और ऑर्गेनिक वाला जो आपको दिया गया है वो सब फेयर कर रहे हैं आप लोग ना? नहीं, और हेलो एल्केन में हम लोग शुरू किए हैं, तो हेलो एल्केन का भी वीडियो इधर रोज डाला जाएगा, उन सबको फेयर करते चलिए, ठीक है। हेलो एल्केन का भी फेयर चलिए। और आप नोमेनक्लेचर अपना ठीक कर लीजिए, तो नोमेनक्लेचर का एक टेस्ट आपका लिया जाए, तो कल आप आएंगे, कल नोमेनक्लेचर का टेस्ट आपका लें कल? आए? कल मत लीजिए मंडे को तो फिर हम आ जाएंगे, तो मंडे को पढ़ाएंगे नहीं, वो कौन वही नहीं करेगा। चलिए आपको जो होमवर्क जाएगा वो पहले बना के लाइए, ठीक है।